हेलो एवरीवन, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक पार्ट है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस बेसिकली एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, वो भी एक डेफिनेट ऑर्डर में, वो भी किसी रूल के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस में जो अलग अलग नंबर्स आते हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। उन टर्म्स को डिनोट कर सकते हैं हम a1 a2 a3 से, या फिर x1 x2 x3 से डिनोट कर सकते हैं। और जनरली जो नंबर nth प्लेस पे आता है उसको हम nth टर्म कहते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको अभी बताते हैं। और जो nth टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं an से, और यही an हमारा जनरल टर्म कहलाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो भी मैंने बताया ये सब है क्या। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 4 6 8 10 ये एक सीक्वेंस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि जो ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, वो भी एक ऐसे डेफिनेट ऑर्डर में जो किसी रूल के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट ऑर्डर में है। दूसरी बात ये कि हम इन दोनों का डिफरेंस देखें 2 आता है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 2 आता है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 2 आता है। इसका मतलब ये है कि ये एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग है, और वो रूल हमसे ये कहता है कि हर कंसेक्यूटिव टर्म्स पहले वाले टर्म से 2 ज़्यादा है। अब बात करते हैं जो हमने बताया कि ये जो अलग अलग नंबर्स हैं इनको हम टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पे आने वाला पहला जो टर्म है इसको हम a1 कहेंगे, और इसको x1 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो a1 जो है हमारा वो 2 है, और जो a2 है वो 4 है, a3 है वो 6 है, और ऐसे ही सो ऑन चलता चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं हम लोग यहाँ पर कि a1 जो 2 है वो सिंपली 2 इंटू 1 है, और जो 4 है वो 2 में ही 2 का मल्टीपल है, और 6 2 में 3 का मल्टीपल है। ऐसे ही अगर a4 लेते हैं तो 8 आएगा, वो 2 में 4 का मल्टीपल होगा। तो ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जब हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड टर्म ले रहे हैं तो हम 2 में 2 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम थर्ड टर्म ले रहे हैं तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन जनरल हम सोचते हैं कोई एक nth टर्म है, क्योंकि ये जो AP है, ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रही है। तो हम मान लेते हैं कि हम एक टर्म लेते हैं जो an है, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, वो हम कुछ भी ले सकते हैं, 132 और समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर कोई एक nth टर्म लेंगे तो जैसे हर टर्म में हो रहा है कि फर्स्ट टर्म है तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड टर्म है तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इस टाइप से अगर हम nth टर्म लेते हैं तो उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, जो कि सिंपली हमारा क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। और इसी nth टर्म को हम जनरल टर्म भी कहते हैं। तो ये जो टर्म है वो इस AP का, इस सीक्वेंस का जनरल टर्म कहलाएगा। ठीक है, फिर हम कुछ इजी क्वेश्चंस देख लेते हैं जनरल टर्म के अकॉर्डिंग। इससे पहले इसको नोट कर, ओके। तो अब तक आप सबने नोट कर लिया होगा। तो हम सीक्वेंस का एक आसान सा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। चलिए मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म 3n+2 टाइप दिया हुआ है, और आपसे इस सीक्वेंस के स्टार्टिंग के 3 टर्म्स 4 टर्म्स से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है फाइंड आउट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। जो सीक्वेंस हमको दी हुई है इसके पहले 3 टर्म्स फाइंड आउट करो। तो अगर ये जनरल बात है तो ये हर टर्म के लिए अप्लाई होगी। मतलब अगर हम nth टर्म को निकालते हैं तो 3n+2 आता है। तो हमने कहा मुझे तो फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म निकालना है मतलब मैंने n की जगह 1 को पुट किया। तो n की वैल्यू हम 1 कहाँ पर पुट करेंगे 3 × 1। तो ये हमारा आ जाएगा 3 + 2 जो कि होता है 5। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस का वो 5 होगा। इसी टाइप से सेकेंड टर्म निकाल लेंगे तो हम n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो इस केस में ये आपका 8 आ जाएगा, और ऐसे ही 3 में पुट कर लेंगे तो 3 × 3 + 2 जो कि 9 + 2 और 11 आ जाएगा। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस का। चलिए फिर एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, तब तक इसको नोट कर लें।
वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो एक क्वेश्चन मान लेते हैं जिसका जनरल टर्म जो है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है n+2/n+3, और आपसे कह दिया कि इसका 17th टर्म फाइंड आउट करो। फिर वही कहानी इजी सी कि ये 17 आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर भी 17 रख देंगे, 17+2 कर देंगे अपॉन 17+3 कर देंगे, तो ये आपका 17 × 19/20 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, आराम से कुछ आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ सिंपल सी बातें थी सीक्वेंस के बारे में। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब तक आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि आखिर सीक्वेंस है क्या। तो यही सीक्वेंस का एक पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ऐसी इसमें क्या खासियत है, क्यों इसको एपी नाम दिया, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन होती है कोई भी सीक्वेंस आपकी तब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है जब उसके एक टर्म और उसके एक पहले वाले टर्म दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आए। मतलब ये कि अगर कोई सीक्वेंस इस टाइप से दे रखी है और मैंने एक टर्म चूज़ किया 4, तो जस्ट उसके प्रीसीडिंग टर्म, उससे पहले वाले टर्म को अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करें तो एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू हर टर्म के लिए कांस्टेंट होगी। तो ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने 6 चूज़ किया, तो 6 से उसका प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 2 आया। फिर मैंने 8 से उसके प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो भी 2 आया। मतलब ये सारी वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही है। ठीक, अगर किसी भी सीक्वेंस में आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिल जाए तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो एपी है, ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है। ये जो कांस्टेंट आ रहा है हर बार, इस कांस्टेंट को हम डी से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा डिफरेंस है जो हर टर्म के लिए कॉमन है। देखो, 2 से 4 के बीच में 2 का डिफरेंस, 4 से 6 के बीच में 2 का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस जो है वो सबके लिए कॉमन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको सिंपल से क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे अगर आप पहले मान लीजिए कि एक एपी है और उसके हमने फर्स्ट टर्म को क्या मान रखा है? इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए, मैंने पहले टर्म को ए मान लिया, तो और कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एपी होगी वो क्या होगी? पहले ए, फिर जो कॉमन डिफरेंस है उसी को इसमें क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो सेकंड टर्म आ जाएगा। मतलब जो सेकंड टर्म आएगा वो ए प्लस डी आ जाएगा। अब इस ए प्लस डी में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो थर्ड टर्म आ जाएगा ए प्लस 2d, फिर ऐड कर दूं ए प्लस 3d, और इस टाइप से ये तो आपकी एपी बन जाएगी। ठीक, अब आपको सिंपली कोई भी एपी दे रखेगा और आपसे पूछ देगा इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो एक एपी दे रखी है आपको 6, 10, 14, 18 और डैश डैश। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपसे इसमें फर्स्ट टर्म निकालने कहता है। फर्स्ट टर्म इजी है, पहला जो टर्म है वही फर्स्ट टर्म है, तो ये a = वैल्यू 6 हो गया। डी निकालने के लिए आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर को उठा लो और बड़े वाले नंबर से, मतलब आगे वाले नंबर से उसके प्रीसीडिंग वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका डी फटाफट निकल आएगा। तो हर बार डी जो है वो कांस्टेंट होगा, कोई भी 2 टर्म उठाओ कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हमने इन दोनों को उठाया तो 10 - 6 किया तो
4 आ जाए। ठीक, आपका मन होता आप ये उठा लेते, तो आपने 14 - 10 कर दिया तो भी 4 आए, तो उसके कोई इशू नहीं। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो इजीली लग जाएंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब कुछ और बात कर लेते हैं, थोड़ा एपी के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं कि एपी जो है, अभी आपको हमने सिंपल सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालना सिखाया था। ऐसे ही हम लोग ट्रायल मेथड से लगा लेते हैं। पर एपी का जो जनरल टर्म है, उसका एक सेट फॉर्मूला होता है, और वो फार्मूला वही फार्मूला क्यों होता है ये भी हम आपको बता देंगे। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, पहले फार्मूला बता दूं, चलो पहले फार्मूला ही बता देता हूँ। जनरल टर्म बताया था, ए एन से डिनोट करते हैं। ये होता है सिंपली ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इसमें क्या क्या है, इसमें जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, ठीक, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और एन जो है वो टर्म है। कौन सा ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, ठीक, उस टाइप से ये टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे ये बताते हैं। देखो, जनरल हमने एपी मान के देख ली थी कि अगर इफ एन एपी हैव फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, ठीक, तो वो एपी हमारी क्या आती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है मस्त, क्या, पहला टर्म लिया तो सिर्फ ए आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टर्म लिया तो ए प्लस डी आया, ए प्लस डी टर्म कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकेंड। दूसरा टर्म जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए के साथ सिर्फ डी आ रहा है, और जब हम तीसरा टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए के साथ 2d आ रहा है, चौथा टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए के साथ 3d आ रहा है। मतलब ए के प्लस में डी में वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो उस टर्म से 1 लेस है। तो मैंने कहा जब तुम्हें फोर्थ टर्म निकालना हो तो तुम 4 से 1 लेस करके डी में मल्टीप्लाई कर देना, थर्ड टर्म निकालना हो तो 3 में 1 सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर देना। तो फिर हमने एक जनरल बात निकाल ली कि अगर हम nth टर्म निकाल रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, a प्लस n में से एक को घटा के d का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक जो है वो पहले से हमें पता है कि a होगा, और बाकी सब में बस d का मल्टीप्लाई कर करके उसको हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको जनरल टर्म ऑफ एन ए पी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपको इस बात से साबित हो गया होगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म पता चल गया। हाँ, ये तो बात हो गई कि अगर किसी एपी का टर्म हम आगे से कैलकुलेट करें। अब मान लो कि हमको टर्म कैलकुलेट करना है वो भी एपी के बैक साइड से, तो सोचो nth टर्म फ्रॉम इंड क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम इंड क्या होगा। ठीक है, इससे पहले 2-4 बातें मान लो कि लेट करो कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो m है, और हमें nth टर्म निकालना है इंड से। ठीक, और फर्स्ट टर्म जो है वो a है और कॉमन डिफरेंस जो है वो d है। इतनी बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, सोच के देखो, जो nth टर्म इंड से होगा, मतलब लास्ट से nth टर्म, वो शुरुआत से क्या होगा, नहीं समझ गया। देखो, एक अच्छा सा छोटा मोटा एग्जांपल लेके बताते हैं कि ये जिसे मैंने 4, 8, 12 क्या होगा 16, 20 इस टाइप की एपी ले ली। ज़्यादा बड़ी नहीं ले रहे, इतनी बड़ी लेते हैं, 24 तक लेते हैं। अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फटाफट से कैलकुलेट कर ला दो। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने टर्म है, 6 टर्म है। ठीक, हम कहते हैं मुझे थर्ड टर्म चाहिए लास्ट से, मुझे लास्ट से कौन सा टर्म चाहिए, थर्ड टर्म। तो ये जो थर्ड टर्म लास्ट से है वो स्टार्टिंग से क्या है, वो स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म है।
जो थर्ड टर्म लास्ट से है वो स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म है। कैसे है कि जितना तुम्हें टर्म निकालना है उसको टोटल वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने क्या करा, टोटल टर्म 6 है, मुझे लास्ट थर्ड टर्म निकालना है तो मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इतना सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। पर हमें जो नंबर चाहिए वो कौन है, वो तो 16 है ना। तो ये तो सब्ट्रैक्ट करने पे हम यहाँ तक पहुँच गए। अब 16 तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो ये आपका 6 - 3 मतलब 3 और 1 ऐड करोगे 4th। तो ये 4th टर्म कहाँ से होगा, स्टार्ट से। ये 4th टर्म हो जाएगा स्टार्ट से। तो सेम बात यहाँ करते हैं, हम कह रहे हैं मुझे nth टर्म चाहिए एंड से, 3 को हटाओ, मैंने कहा मुझे nth टर्म चाहिए एंड से, ठीक। टोटल टर्म्स कितने हैं मेरे, m है, मान लो डैश डैश जा रहा है m है, और मुझे nth टर्म चाहिए एंड से। nth टर्म अगर एंड से चाहिए तो m से मैंने n को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये भी तो चला गया ना। पर हमको तो ये चाहिए, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, पर मुझको ये चाहिए। तो ये चाहे इसको, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो nth टर्म फ्रॉम इंड का मतलब है m - n + 1, 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। और बिगिनिंग के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, इंड के लिए तो फॉर्मूला नहीं था, पर मेरे पास बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला है। तो ये बात तो समझ में आई कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। इतने पूरे से ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको फटाफट से इरेज करता हूँ और अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलो, ये m - n + 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गया। यार ये n है, ठीक है, जो तुम फॉर्मूले में n यूज़ कर रहे थे ना, a + n - 1 × d, ये वो है। तो ये टर्म हमको निकालना है, मतलब मुझको क्या कैलकुलेट करना है, a इन द ब्रैकेट m - n + 1। वो जो a n लिख रहे थे ना, उसकी जगह मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, ठीक। तो उस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले a लेते हैं प्लस n - 1 × d लेते हैं। पर मेरे पास n इतना बड़ा है तो मैंने पूरा ये n लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, 1 माइनस करना है, फिर d का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये जो है +1 - 1 गायब, तो तुम्हारा आ जाएगा m - n × d। तो ये तुम्हारा nth टर्म फ्रॉम इंड जो है वो ये निकल के आता है, ठीक है। इस बात को फटाफट से नोट कर लो, जो nth टर्म फ्रॉम इंड है वो ये निकल के आता है। क्यों आता है मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, खुद से भी पता कर सकते हो, ठीक। तो nth टर्म फ्रॉम इंड को फटाफट से नोट कर लो। और nth टर्म इंड से एक और तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है। उसको बताने का एक और तरीका है, वो थोड़ा सा लास्ट टर्म से रिलेटेड है। nth टर्म फ्रॉम इंड जो है उसको हम दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका ये है कि हम AP को इस तरफ से निकाल रहे थे, अब हम क्या करते हैं, AP को उस तरफ से निकालते हैं। समझे, नहीं समझे तो ये इरेज मारता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लो, ठीक। अब तक तो नोट हो गया होगा। देखो ये थोड़ा सा और इजी है, पर सिचुएशन डिपेंडेंट है। अगर लास्ट टर्म पता है तब तो ये इजी है, पर नहीं पता है तो दिक्कत में आ जाओगे। जैसे भाई कुछ सस्ती AP मान लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20 टाइप, ये हो गई। अब तक क्या कर रहे थे, हम सामने से कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि हमें सामने से nth टर्म निकालना है या थर्ड टर्म निकालना। अब क्या कह रहा है, लास्ट से थर्ड टर्म निकालो। तो मेरी बुद्धि भी चल रही है क्या, कि ये है तो AP में, उठा के पलट दूं तो भी तो AP में रहेगा, बस डिफरेंट जो 4 आ रहा था ना वो अब -4 आने लगेगा, बस इतनी सी बात होनी है। तो क्या करा मैंने, इसको उठा के उल्टा कर दिया। देखो मैथ मेरे साथ गेम खेल रही, हम उसके साथ गेम खेल रहे, देखो हमने करा उल्टा, क्या बुराई इसमें। अब जो मैं इस टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। पहले मैं कह रहा था थर्ड टर्म कैलकुलेट करो, तो मैं यहाँ से A3 कैलकुलेट करता 12 आता। अब क्या कह रहा हूँ, एंड थर्ड टर्म तो कैलकुलेट करना है पर लास्ट से कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या करा, इसको उल्टा कर दिया। अब जब उल्टा कर दिया है तो मुझे थर्ड टर्म कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। मुझे क्या निकालना है, मान लो n = 3 निकालना है। n = 3 के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, सोचो। फॉर्मूला मेरे पास है, ये इंड से है,
कहीं पे मेंशन कर लो अच्छे से, ये इंड से है, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं। अब मेरा फर्स्ट टर्म ए नहीं, ये वाला है क्या 20, और n-1 करना है, ठीक। थर्ड टर्म से सेपरेट मारा, ये हो गया, वो तो थर्ड ही टर्म रहेगा ना, क्योंकि अब सामने से कैलकुलेट कर रहे हैं। और फिर d की वैल्यू क्या होगी -4। सोच के देखो, ये जो 3 था, ये 3 अगर निकालते हैं, ये कहाँ से निकलता है, स्टार्टिंग से निकलता, तो इसमें क्या करना पड़ता, a + 3 - 1 इंटू इसका d कितना था 4, ये आता। लास्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है। सोच के देखो अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है, जहाँ पे वहाँ पे फर्स्ट टर्म ले रहे थे, ठीक, वहाँ पे अब हम लास्ट टर्म ले रहे हैं। बाकी n-1 तो सेम है, और जो कॉमन डिफरेंस था, जो पहले पॉजिटिव आ रहा था, वो अब क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इतनी सी बात। तो अब सोचो, इसको जनरलाइज कर लो। अगर मैं ऊपर an निकाल रहा होता तो a + n-1 इंटू डी लिखता कि नहीं लिखता, पर अब मैं an निकाल रहा हूँ, कहाँ से, इंड से। चेंजमेंट कितना करना है मुझको, जहाँ a था वहाँ क्या कर दो, l कर दो। तो मान लो लास्ट टर्म l है, तो हम a की जगह क्या कर देंगे, l कर देंगे, बाकी n-1 सेम रहेगा। फिर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो मैं क्या d की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का d लिखूंगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया मेरा। पर ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब तुम्हें लास्ट टर्म पता हो, और अगर लास्ट टर्म ना पता हो तो इससे पहले वाला फॉर्मूला, ठीक। क्यों ये फॉर्मूला, कैसे ये फॉर्मूला, सब पता चल गया। तो अब से रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, फटाफट से नोट करना।